हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे काफ़ी कंट्रोवर्शियल और इम्पोर्टेंट यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज बात करेंगे डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में इंसुलिन अच्छा है कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट यानी टैबलेट्स अच्छे हैं, क्या ज़्यादा अच्छा है? क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं कि इसमें क्या लेना ज़्यादा अच्छा है, क्या नहीं। लोगों का डिसीजन ज़्यादातर कन्वीनियंस फैक्टर के हिसाब से ज़्यादा रहता है। हम जब उनको इंसुलिन के लिए बोलते हैं तो वो स्ट्रेट अवे मना करते हैं, मेनली कन्वीनियंस फैक्टर के हिसाब से कि क्योंकि इंसुलिन लेने में इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, इनकन्वीनियंट होता है, इसलिए टैबलेट से ही काम चलाओ। क्योंकि टैबलेट भले कंट्रोल करे कि नहीं करे, फ़ायदा करे कि नहीं करे, लेकिन हम टैबलेट्स को प्रेफर करते हैं कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे एक ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कि दोनों में क्या ज़्यादा अच्छा है, किन सिनेरियोज में इंसुलिन अच्छा है, किन सिनेरियोज में टैबलेट्स अच्छे हैं, क्या दोनों के स्पेसिफिक बेनिफिट्स है, और क्या हमेशा ये मान लेना सही है कि हर पेशेंट के लिए इंसुलिन अच्छा है या हर पेशेंट के लिए टैबलेट्स अच्छा है, क्या ये सही है गलत है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें और हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। इंसुलिन के एडवांटेजेस पहले बात करते हैं। इंसुलिन का सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि हर तरह के डायबिटीज़ में, हर सर्कमस्टेंस में, अगर टाइप 1 डायबिटीज़ भी हो तो भी उसमें ये इफेक्टिव है। तो बेसिकली इसकी इफेक्टिविटी का क्वेश्चन अराइज नहीं होता। टैबलेट्स का ये है कि टाइप 1 डायबिटीज़ में वो असर ही नहीं करेगा। बॉडी में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट अगर एक्स्ट्रा है और इंसुलिन नहीं बन रहा है तो वो असर नहीं करेगा। तो टैबलेट्स की लिमिटेशन हो जाती है कि किस पर्टिकुलर व्यक्ति में वो टैबलेट असर करेगा या नहीं करेगा। हर टैबलेट का हर व्यक्ति में सेम असर आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। बॉडी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से और बॉडी के ओवरऑल कंडीशन के हिसाब से बॉडी का रिस्पॉन्स वेरी कर सकता है। इंसुलिन के साथ ऐसा नहीं है, बाहर से आप इंसुलिन दे रहे हो तो उसकी इफिकेसी वेरी नहीं करेगी। जितना डोज में आप दोगे उस हिसाब से असर करेगा। हाँ, पर्टिकुलर व्यक्ति का इंसुलिन सेंसिटिविटी कम ज़्यादा हो सकता है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति की इंसुलिन की रिक्वायरमेंट, किसी की उतने ही शुगर वैल्यूज को कम करने के लिए 8 यूनिट है, किसी की 10 यूनिट है, किसी की 12 यूनिट है, अलग अलग टाइम्स पे भी वेरी कर सकती है। लेकिन ओवरऑल प्रेडिक्टेबिलिटी थोड़ी बेटर है और एफिकेसी सब पेशेंट में मिल जाएगी, ऐसा ज़्यादातर माना जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको टैबलेट्स के हिसाब से आप क्या है, एक बाउंड हो जाते हो कि इतने टैबलेट आपको दिन भर में लेना है। आपने क्या खाया क्या नहीं खाया उसके हिसाब से उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। इंसुलिन में तो क्या है कि मैंने इतना आज कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट काउंट आज का मेरा इतना है, तो उसके हिसाब से आप अपने शुगर के या इंसुलिन फैक्टर्स को वेरी कर सकते हैं। टैबलेट्स में आप उतना वेरी नहीं कर सकते क्योंकि टैबलेट में आप उनका आधा टुकड़ा खाओगे, एक टुकड़ा खाओगे, ऐसा यूजली पॉसिबल नहीं होता। कई कई टैबलेट्स में तो 2-2 3-3 कंपोनेंट आते हैं, तो किस में क्या कंटेंट है क्या नहीं, कितना जा रहा है कितना नहीं, उसको मैनेज मेंटेन करना मुश्किल है। तो इसलिए आपकी दिन भर की डाइट के हिसाब से या आज आपने क्या खाया क्या नहीं किया उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करना इंसुलिन में ज़्यादा ईजी है, फ्लेक्सिबल है, टैबलेट्स में कम फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट है कि इंसुलिन का एक्शन रैपिड होता है। तो इमरजेंसी और क्राइसिस सिचुएशन में जहाँ आपका सिचुएशन बहुत ऐसा है कि शुगर लेवल्स बहुत बढ़ गया है, सडन शुगर लेवल्स को ड्रॉप करना है, कीटोएसिडोसिस में चला गया है, हाइपरग्लाइसेमिक कोमा में चला गया है पेशेंट, वहाँ पे आपको इंसुलिन ही लगेगा क्योंकि एक्शन इसका काफ़ी रैपिड है, जल्दी एक्ट करता है। टैबलेट तो मुंह में जाएगा, बॉडी में अब्जॉर्ब होगा, उस सिस्टम पे काम करेगा, कई घंटे भी लग सकते हैं। इंसुलिन का ऐसा नहीं है, अगर आपने इंट्रावीनियस इंसुलिन दिया तो 10 मिनट में उसका असर चालू हो जाए और बहुत जल्दी इफेक्ट आपको मिल जाए, ऐसा गारंटेड ऑलमोस्ट रहता है। नेक्स्ट है कि हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क कंपेरेटिवली इंसुलिन में कम रहता है, टैबलेट्स में ज़्यादा रहता है। क्योंकि टैबलेट्स का क्या है, असर किस पीक पे किस टाइम पे जाता है उस हिसाब से बहुत फिक्स नहीं रहता, और कई बार टैबलेट्स का डोजिंग पैटर्न को एडजस्ट करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए टैबलेट्स वाले पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड्स होने का रिस्क ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू जो लोग इंसुलिन पे रहते हैं उन पे। नेक्स्ट है कि ये इंजेक्टेबल है, तो इसमें अगर पेशेंट अनकॉन्शियस वगैरह भी है तो भी आप पेशेंट को दे सकते हैं। मान लीजिए आपका पेशेंट कोमा में चला गया, अनकॉन्शियस हो गया या वेंटिलेटर पे है, तो टैबलेट्स कैसे देंगे, नली में से ट्यूब में से पीस पीस के देते हैं, वो कितना इफेक्टिव रहता है वो भी डाउटफुल रहता है। तो इसलिए ऐसे केसेस में इंजेक्टेबल अगर इंसुलिन है तो सबसे बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेगा, और उसमें आपको ये डिपेंडेंसी नहीं है कि पेशेंट कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस है। और दूसरा ये कि इमरजेंसी सेटिंग्स में या हॉस्पिटल सेटिंग्स में सबसे ज़्यादा अच्छा इंसुलिन को ही माना जाता है। इसलिए जब भी कोई पेशेंट किसी भी कारण से अगर हॉस्पिटल में एडमिट होता है कोई प्रॉब्लम के लिए, बीमारी के लिए, तो उसमें आपको इंसुलिन देना ही ज़्यादा बेटर पड़ता है। क्योंकि वहाँ पे जो वेरिएशंस और कंट्रोल करना, क्योंकि वहाँ पे दिन भर 3-4 बार शुगर चेक भी होता है, तो लेवल्स को मैनेज करना और चीज़ों को मैनेज करना इंसुलिन में जितना फ्लेक्सिबल होता है उतना टैबलेट्स में नहीं होता। अलग अलग सिनेरियोज में भी इंसुलिन का इफेक्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, चाहे बॉडी में इन्फेक्शन है, हार्ट अटैक है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो इंसुलिन का इफेक्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इसलिए उसको मैनेज और मेंटेन करना ज़्यादा ईजी पड़ता है एज कम्पेयर टू टैबलेट्स। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान भी इंसुलिन को ज़्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि बच्चे पर होने वाले साइड इफेक्ट्स कंपेरेटिवली कम है। अगर आप इंसुलिन पर मैनेज कर रहे हो तो, आप टैबलेट्स के बेसिस पे मैनेज कर रहे हो तो बच्चों में
होने वाले उसमें साइड इफेक्ट्स होने का चांस ज़्यादा है। तो प्रेगनेंसी में भी कंपैरेटिवली इंसुलिन को ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जो लोग को भी इंसुलिन रेजिस्टेंस है बॉडी में, यानी कि बॉडी में इंसुलिन जो है रिसेप्टर्स पे प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि रिसेप्टर्स पे इस तरह के एंटीबॉडीज़ है जो इंसुलिन को काम नहीं करने दे रहे हैं, तो वहाँ पे टैबलेट्स के बदले आपका इंसुलिन ही ज़्यादा अच्छा काम करेगा। हालांकि आपको इंसुलिन भी ज़्यादा डोज में देना पड़ेगा, लेकिन टैबलेट्स के कंपैरिजन में इंसुलिन रेजिस्टेंस का अगर सिनेरियो है तो इंसुलिन आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स देगा एज कम्पेयर टू टैबलेट्स। कोई भी डायबिटीज़ का अगर कॉम्प्लिकेशन किसी को हो जाए, चाहे किसी भी स्टेज में पेशेंट को अगर हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर या इस तरह का कोई भी कॉम्प्लिकेशन के लिए अगर भर्ती करना पड़ता है, सीरियस कंडीशन है, तो वहाँ पे आप उसको इंसुलिन ही दे सकते हैं। इंसुलिन का ही सबसे अच्छा रिजल्ट आएगा। बाकी सारे टैबलेट्स का कंपेरेटिवली कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो में रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आएंगे। और पर्सनलाइज इंसुलिन रेजिमेंट आप पेशेंट को दे सकते हैं। दिन भर का शुगर वेरिएशंस कैसा है उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं इंसुलिन को। बाकी सब चीज़ों में टैबलेट्स में उतना पर्सनलाइज रेजिमेंट हो पाना मुश्किल है। आपको जो एक स्टैंडर्ड मेडिसिन का टैबलेट का फॉर्मेट है उस हिसाब से देना पड़ता है। एक टैबलेट दिन में एक बार का डोजिंग होता है तो वो एक बार देना पड़ता है, 2 बार का होता है तो 2 बार देना पड़ता है। इंडिविजुअल की फूड रिक्वायरमेंट्स, डाइट रिक्वायरमेंट्स और खाने की हैबिट्स और प्रैक्टिस कैसे है उसके हिसाब से आप पर्सनलाइज नहीं कर सकते इंसुलिन के डोजेज को एज कम्पेयर टू टैबलेट्स। अब आते हैं टैबलेट्स के क्या फ़ायदे हैं, कब टैबलेट्स को लेना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट इशू जो हर आदमी बोलता है कि वो इंसुलिन इंजेक्शन नहीं लेना चाहता, इंसुलिन का टैबलेट्स उसको कन्वीनियंट पड़ता है कि बार बार वो नीडल प्रिक करना और इंजेक्शन से रिलेटेड इन्फेक्शन का प्रॉब्लम, कॉस्ट का प्रॉब्लम, मैनेजमेंट इश्यूज, इंसुलिन लगाने वाला घर पे कोई नहीं मिलता, कोई इतना एजुकेटेड या ट्रेंड नहीं हो घर पे, वो एक इशू रहता है। तो कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादातर लोगों को टैबलेट अच्छा पड़ता है, क्योंकि टैबलेट आप मुँह से खा सकते हैं, इंसुलिन में इंजेक्शन का ज़रूरत पड़ता है जो कि कन्वीनियंट नहीं लगता। 95 to 99% लोग यही बोलेंगे कि अगर टैबलेट खाना है और इंसुलिन का इंजेक्शन देना है तो हर आदमी आपको यही बोलेगा कि भाई टैबलेट कन्वीनियंट तो ज़्यादा है। हाँ, इंसुलिन लेना है या नहीं लेना है वो अलग इशू है, पर लेकिन टैबलेट कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू तो हर आदमी को अच्छा लगता है। नेक्स्ट है कि टैबलेट्स का मैकेनिज्म एक्शन अलग अलग हो सकता है। आप अलग अलग टैबलेट्स को, कोई टैबलेट जो है मुंह के खाने से जो खाना जाता है उसके अब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करता है, कोई रिसेप्टर्स पर जाके इंसुलिन बनाता ज़्यादा है, कोई इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, कोई यूरिन में शुगर को ज़्यादा निकालता है। तो हर दवा का काम करने का मैकेनिज्म अलग अलग होता है। तो किस पर्टिकुलर व्यक्ति को किस पर्टिकुलर टाइप का मैकेनिज्म की ज़रूरत है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। इंसुलिन तो एक ही तरह से काम करेगा, जैसे नेचुरल इंसुलिन करता है वो उसी तरह से काम करेगा, पर कौन सी दवा इंसुलिन को बढ़ाती है, कौन सी दवा शुगर के अब्जॉर्प्शन को कम करती है, कौन सी दवा पर्टिकुलर एक रिक्वायरमेंट में किडनी में शुगर को निकालती है, वो सब चीज़ें इंसुलिन में फैसिलिटी नहीं है। टैबलेट्स में अलग अलग टैबलेट्स का अलग अलग एक्शन हो सकता है। डायबिटीज़ टाइप 2 मैनेजमेंट में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो टाइप 2 मैनेजमेंट में इंसुलिन का ज़्यादातर OHS को या टैबलेट्स को आप टाइप 2 डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में यूज़ करते हो जहाँ पे वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से मैनेज नहीं हो सकता। अर्ली स्टेजेस में ज़्यादातर जब इंसुलिन की रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ लोग टैबलेट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कुछ पर्टिकुलर टैबलेट्स पे आपको हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क कम मिलेगा जो यूग्लाइसीमिया एजेंट्स रहते हैं। इंसुलिन का तो देखिए जितना स्पेसिफिक एक्शन है, जितना डोज आपने दिया उसके हिसाब से हाइपोग्लाइसीमिया होगा। सल्फोनाइलुरिया जो ज़्यादातर कॉमन यूज टैबलेट्स है उनमें हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क ज़्यादा रहता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टैबलेट्स ऐसे हैं जो बॉडी में शुगर लेवल को थोड़ा ही कम करते हैं, बहुत ज़्यादा कम नहीं करते। तो वो पर्टिकुलर टैबलेट्स अगर आप यूज़ करते हो तो हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क कम होगा। तो एक तरह से मान के चल सकते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क कितना है वो टैबलेट टू टैबलेट वेरी करेगा। जो ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाले टैबलेट्स हैं, पुराने जनरेशन की टैबलेट्स है, उसमें ज़्यादा है। कुछ नई जनरेशन की टैबलेट्स है जैसे SGLT2 इनहिबिटर्स, मेटफॉर्मिन है, और जो फीडिंग के पैटर्न में शुगर एब्जॉर्प्शन को चेंज करती हैं वो उतना हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करती है, तो वो उस लिहाज से थोड़ी सेफर मानी जा सकती है। इसका टैबलेट्स का ऑब्वियसली ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि टाइप 1 डायबिटीज़ और कुछ पेशेंट्स में जहाँ इंसुलिन की प्रोडक्शन कम है वहाँ पे ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा, और जहाँ पे अगर कोई एक्यूट इलनेस है या एक्यूट स्ट्रेस है बॉडी में या ऐसा कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा। कई बार आप इसको इंसुलिन के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये इंसुलिन बॉडी में जो जाता है उसका एक्शन को भी इम्प्रूवाइज करता है। मान लीजिए कोई है जो शुगर का अब्जॉर्प्शन कम कर रहा है, कोई एक्सेसिव शुगर को निकाल रहा है, कोई इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव कर रहा है तो आपको टैबलेट्स को आप इंसुलिन के साथ इन कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हो कि इंसुलिन तो दे रहे हो, बाकी जो सपोर्टिव केयर के लिए इनको यूज़ कर सकते हो ताकि ज़्यादा अच्छा इंसुलिन का एक्शन हो और पेशेंट का ओवरऑल रिजल्ट थोड़े ज़्यादा अच्छे आएँ। इसके अलावा कुछ डायबिटीज़ पेशेंट्स, खासकर जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक्स हैं, उसमें टैबलेट्स को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जब पेशेंट को इंसुलिन उतना ज़रूरत नहीं पड़ रही बॉडी को, तो वहाँ पे आप टैबलेट से अगर मैनेज उसको करो तो
चलेगा। जब इंसुलिन सेंसिटिविटी का इशू है या थोड़ा मोड़ा इंसुलिन का प्रॉब्लम है तो वहाँ पे टैबलेट्स इसको मैनेज करो तो चलेगा। जब बहुत ज़्यादा इंसुलिन की रिक्वायरमेंट हो जाती है तो फिर आपको उसमें इंसुलिन लेना पड़ता है। टैबलेट्स का ये एडवांटेज है कि उसको आपको कहीं पे भी कहीं किसी तरह भी कैरी करके ले जा सकते हो। उसमें आपको स्पेशलाइज पैकेज और उसमें आपको प्रॉपर बर्फ़ में भर के, पहले ज़माने में ये होता था कि इंसुलिन क्योंकि आइस पैक्स में ये सेफ रहती है, ज़रा भी गर्म हो जाए तो ख़राब हो जाती है, तो उसको आपको स्पेशली उसको आइस पैक्स में लेके जाना पड़ता था। लेके जाना मुश्किल, आधे रास्ते में वो ख़राब हो जाती थी, इफेक्ट नहीं आता था। वो सब चीज़ों को मैनेज करना टैबलेट्स के साथ बड़ा ईजी है, क्योंकि टैबलेट्स में कोई हीट टॉलरेंस और कोल्ड टॉलरेंस का चक्कर नहीं होता। ज़्यादातर टैबलेट्स अपने टेम्परेचर के हिसाब से सेफ रहती है, तो कहीं पे भी ट्रैवल करने की आपको कन्वीनियंस टैबलेट के साथ ज़्यादा मिलती है। टैबलेट्स में एक और चीज़ ये है कि आप कौन कौन से टैबलेट से वेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। सल्फोनाइल्यूटेज और थाइजोलिडिन जो है ये थोड़ा वेट बढ़ाती हैं। SGLT2 इनहिबिटर्स और मेटफॉर्मिन वेट कम करती है, तो बॉडी की वेट की क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से भी आप एडजस्ट कर सकते हो। जो मोटा आदमी है उसको SGLT2 इनहिबिटर्स दे सकते हैं, मेटफॉर्मिन दे सकते हैं, क्योंकि साथ में वेट भी कम करेगा। जो दुबला पतला आदमी है उसको सल्फोनाइल्यूटेज दे सकते हो, SGLT2 इनहिबिटर्स नहीं देना चाहिए। वहाँ पे पायग्लूटाजोन या थाइजोलिडिन ये मेडिसिन ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं, तो उस हिसाब से उनका वेट बढ़ेगा। तो आपको वेट के हिसाब से भी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा मेडिसिन पेशेंट को देना है। थोड़ी इस मामले में भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, और प्रिस्क्राइबिंग पैटर्न्स अलग अलग आप कर सकते हो कि इसकी रिक्वायरमेंट कैसी है, क्या है। अगर आप किसी को ऐसा है कि दिन में एक बार लेने की ज़रूरत है तो आप उसको इस तरह के टैबलेट्स दे दो जो 24 घंटे असर करें। इंसुलिन में यूजली ऐसा नहीं होता कि वो पूरे एक इंजेक्शन में 24 घंटे असर करे, उसके खाने के हिसाब से रेजिमेंट्स चेंज होते रहते हैं। तो टैबलेट्स में थोड़ा सा एक कन्वीनियंस ईजी रहता है, प्रिस्क्राइब करना ईजी रहता है, पेशेंट को मैनेज और मेंटेन करना ईजी रहता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरीज की जहाँ कन्वीनियंस की बात करें हमारा टैबलेट ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा सा उसको मैनेज और मेंटेन करना, क्योंकि अलग अलग तरह के टैबलेट्स अवेलेबल है, इसलिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा मिल जाती है। पर अगर हम इफेक्ट की बात करें और कंसिस्टेंट इफेक्ट की बात करें और स्पेशल केसेस की जहाँ बात करें, वहाँ इंसुलिन ज़्यादा अच्छा है। लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंट केसेस में जहाँ इंसुलिन बनना ही कम है, वहाँ इंसुलिन ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। अर्ली स्टेजेस ऑफ डायबिटीज़ में टैबलेट्स पर मैनेज और मेंटेन करें तो चलेगा। आज हमारे टॉपिक पे हमने इंसुलिन और टैबलेट्स में क्या डिफरेंस और क्या वेरिएशन है इस बारे में बात की, लोगों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है उस बारे में बात की। इसमें और भी बहुत सारे इश्यूज़ है, अगर आप चाहें तो और भी हम डिटेल वीडियोज इस पर कर सकते हैं, लेकिन बेसिक ओवरव्यू इस पर हमने बात की। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें इंस्पायर और मोटिवेट कर सके। और हमारे आई बटन में इंपॉर्टेंट वीडियोज़ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का लिंक मैं छोड़ दे रहा हूँ, तो आप उन्हें देखें तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और डायबिटीज़ के बारे में काफ़ी जानने को, डाइट एक्सरसाइज के बारे में भी आपको मिलेगा।